नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले लें। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी। पॉलिटी जो मैं लिखती हूँ मेरे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस होता है। क्या होता है सब्जेक्ट? तो पॉलिटिकल है, साइंस होता है मेरे बच्चों, याद रखना। पॉलिटी जो है शॉर्ट शब्द में जैसे तुम बोलते हो कि पॉलिटी, तो पॉलिटी तो मैं लिखती हूँ पॉलिटिकल साइंस होता है सब्जेक्ट, तो याद रखना। उसके बाद जो हमने शुरू कर रखा था वो क्या कर रखा था मेरे बच्चों? कल संविधान सभा शुरू हो गई थी। क्या शुरू हो गई थी? संविधान सभा। इससे पहले हमने जो है कमेटी रूल, क्राउन रूल कर लिए, वो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। संविधान सभा का इसका जितना मैंने कराया वो मैं 5 मिनट तुम्हें बता देती हूँ मेरे बच्चों। पहले तो ये संविधान सभा जो बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन आया। कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन जो कब आया मेरे बच्चों? ये हाँ 24 मार्च 1946 को आया था। और इसी कैबिनेट मिशन में जो है उसमें 3 व्यक्ति आए थे। एक तो आया था क्रिप्स जो कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। और एक पेंथिक लॉरेंस था। और एक एवी अलेक्जेंडर था। एक कौन था? एक भी अलेक्जेंडर था। तो उन तीनों व्यक्ति, उससे पहले तुमसे पूछता है, याद रखना मैंने तुम्हें बताया था वे ये क्रिप्स जो है ये दोबारा आया था। क्रिप्स पहले मिशन आ गया था 1942 में जो है। उसके बाद ये 3 व्यक्ति अन्य एक संगठन लेके आते हैं, कैबिनेट मिशन आता है। और उसमें प्रोसेस बताया गया भी तुम ऐसे ऐसे अपना संविधान बना लो। उससे पहले एक सभा बनाएगी संविधान बनाने के लिए। जो इस सभा से क्वेश्चन बहुत बार आता है भी संविधान सभा का गठन किस मिशन के बाद किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के बाद किया गया था। इसी संविधान सभा में मेरे बच्चों जो है सीटें पूछता है कई बार है भी इसमें जो है कितनी संविधान सभा के लिए कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ था, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो मेरे बच्चों इसमें 3-8 है 9 सीटों पर हुआ था, सीटें थी ये। तो अब ये तुम्हारे मन में आता है मैडम 3-8-9 सीटें ही क्यों थी? क्योंकि इसका एक रीजन था मेरे बच्चों, जब हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी, हमारे देश की पॉपुलेशन थी वो 40 करोड़ के आसपास थी। 40 करोड़ के आसपास हमारे देश की क्या थी? पॉपुलेशन थी। और उसमें ये बोला गया भी एक सीट जो है 10 लाख व्यक्तियों के बीच में एक जो है मेंबर बनाया जाएगा। 10 लाख तुम्हें याद रख लेना, ये कई बार पूछ भी ले। तो 10 लाख लोगों पर एक जैसे एमएलए होगा, मतलब पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा, एक मेंबर चुना जाएगा। क्लियर है? तो ये इसके आसपास ही बैठी थी मेरे बच्चों। ये 300 जो है कितनी है 89 सीटों के आसपास ये आंकड़े बैठे थे। तो ये सीटों का गठन किया गया। अब तुमसे ये पूछता है भाई संविधान सभा में सीधा पूछता है भी कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? तो कितनी सीटों पर हुआ था मेरे बच्चों? 389 सीटें थी। इनके टुकड़े पूछता है भी इनमें कौन कौन सी सीटें क्या थी, क्योंकि अलग अलग थे ना हमारे देश में। जो 389 सीटों के मेरे बच्चों इनके टुकड़े किए गए। जो कल मैंने शायद तुम्हें एक डाटा गलत दे दिया था और तुमने बताया, हाँ ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया भी 296 सीट और इसमें से 93 सीट जो थी, ये डाटा था। मैंने 4 कमिश्नरी तो अलग लिख दी थी, परंतु इसमें से माइनस नहीं किया। मैंने तुम्हें ये 4 लिख के तो दिखा दिया था, परंतु यहाँ 4 माइनस करते मेरे बच्चों यहाँ क्या रह जाती है? 92 रह जाती है। क्या रह जाएगी? 92। ये मैंने 96 रख दिया था, ये थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है? तुमने फिर बाद में जोड़ के बताया नहीं मैडम तुमने गलत लिख दिया, तो मेरे ये दिमाग से निकल गई थी मेरे बच्चों। ये 4 कमिश्नरी इसमें प्लस करते हैं तब ये 296 ही हो जाते हैं, याद रखना, तब ये 296 ही हो जाते हैं। उसके बाद जो मेरे बच्चों, मैं ये 92 कर देती हूँ। तो ये जो 4 जो थी मेरे बच्चों 4 कमिश्नरी थी, 93 क्या थी? ये क्या थी? देसी रियासतें थी। देसी रियासतें थी। देसी रियासतें समझते हो मेरे बच्चों?
जो है देसी रियासतें क्या थी, राजा महाराजा जो है राजा थे, छोटे छोटे टुकड़ियों पर अपना राज कर रहे थे। वो देसी जो अपने मतलब राजा किसको चुने जाते थे, जैसे मतलब अभी भी जैसे गांव में सरपंच चुनते हैं तो हम चुन लेते हैं ना बैठे, तो उन्होंने अपने आप इलेक्शन नहीं करवाया, मनोनीत कर दिया था भाई ये हमारा राजा है और ये हमारे जैसे गाँव का सरपंच है। तो वैसे उन्होंने 93 में जो सीट थी उसमें उन्होंने क्या कर दिया, इन सीटों को मनोनीत किया गया। ये सीटें कैसे थी, मनोनीत, निर्वाचन पूछे ना अभी कैसा चुनाव हुआ था, तो ये मनोनीत किए गए थे, मनोनीत। तो एग्जाम में पूछ लेता है भी संविधान सभा की कितने सीटें जो मनोनीत दोबारा चुनकर आई थी, तो कितनी आई थी, 93 आई थी, और वो कैसी थी, देसी रियासतें थी। इसमें आता है मेरे बच्चों ये क्या था, ये अगर बात करें 92 सीट जो है ये क्या थी, ये कांग्रेस की, कांग्रेस कौन सी, कांग्रेस सीटों पर जब उस टाइम हमारे राज कर रहे थे तो मैंने तुम्हें पढ़ाया भी अंग्रेज भारत की थी, अंग्रेज है क्योंकि ज्यादा बोलचाल किसका था, अंग्रेजों का था। तो ये कांग्रेस जो है सीट थी मेरे बच्चों, क्या थी, कांग्रेस, क्योंकि इलेक्शन हमारा कांग्रेस पूरे छाया हुआ था, तो ब्रिटिश या अंग्रेज भारत की सीटें थी, क्योंकि उस टाइम वही अंग्रेज पूरे भारत पर राज कर चुके थे। तो ये ध्यान रखना। और 4 कमिश्नरी जैसे हम आज यूटी पढ़ते हैं वैसे ये कमिश्नरी थी, तो कल मैंने तुम्हें बता दिया था, अब मैं रिवीजन दे देती हूँ। 4 कमिश्नरी जो मेरे बच्चों 4 क्या थी, ये कमिश्नरी थी, एक मिनट, 4 कमिश्नरी थी। 4 कौन कौन सी थी मेरे बच्चों, जिनको हम किससे पढ़ते हैं, ABCD से, A, B और CD से पढ़ते हैं। किन से पढ़ते हैं, ABCD से पढ़ते हैं। A क्या है मेरे बच्चों, अजमेर है, A क्या है, अजमेर है, अजमेर है, और B क्या है मेरे बच्चों, बलूचिस्तान है, बलूचिस है, और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों, ये पाकिस्तान में पड़ता है, और अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। सी क्या है, ये कुर्ग, कुर्ग जो ये कर्नाटक में पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। और डी मेरे बच्चों क्या थी, दिल्ली थी। ये 4 की थी कमिश्नरियां थी। क्लियर है, तो याद रखना। तो पूछ लेता, बहुत बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद जो है ये इलेक्शन हो गया था मेरे बच्चों, ये सीटें जीत के आ चुकी थी 389, परंतु संविधान सभा में भाग किन किन ने लिया, क्योंकि अब आती है भी कि इन सीटों में से कौन कौन ये सहमत थे भी हम संविधान सभा जो है उसमें शामिल होंगे, कितने मेंबर शामिल हुए थे। तो उसमें जो है मेरे बच्चों संविधान सभा में कितने मेंबर शामिल हुए थे मेरे बच्चों, संविधान सभा में 207 तो कांग्रेस सीटें थी, 207 क्या थी, कांग्रेस सीटें थी, और उनमें से जो 73 क्या निकल गए, 99 सीटों में से जो मुस्लिम है वो निकल गए, और उनमें से अब एक और है मेरे बच्चों पीछे वाला, वही देखो, इसकी जानकारी तुम्हें यही लिखनी होगी। इनमें जो है इन टोटल में सीटों में से क्या थी, 15 महिलाएं थी, क्या थी, 15 महिलाएं थी, क्या थी, 15 महिलाएं थी, 15 क्या थी, महिलाएं थी। मान लो पूरे इस 389 सीटों में क्या थी, 15 महिलाएं थी। उन 15 महिलाओं में से जो संविधान सभा में भाग लेगी वो 9 महिलाएं थी, उनमें जो है कितनी शामिल हुई, 9 महिलाएं शामिल हुई, 9 महिलाएं शामिल हुई। और यहाँ आके किसने मना कर दिया था, मुस्लिमों ने, जो है 73 सीटें थी। मुस्लिमों की कितनी थी मेरे बच्चों, 73 सीटें मुस्लिम की थी। कितनी होगी ये टोटल, बताओ कितनी होगी, और इसमें जो टोटल पूछे जहां तुम बात करते हो तो उसमें कुछ निर्दलीय भी थे, 15 सीटें निर्दलियों की थी, 15 सीटें किसकी थी, निर्दलियों की थी। ये भी लिख लो, पूछ सकता है, 15 सीटें निर्दलियों की थी, निर्दलियों की थी, 15 सीटें किन की थी, निर्दलियों की थी। तो याद रखना भी भाग लिया था, ये जो मैंने बताया है उसमें 200 सीटें जो कांग्रेस वाली इन्होंने जो भाग लिया,
इन्होंने भाग लिया संविधान सभा में, 9 महिलाओं ने भाग लिया, मुस्लिम ने भाग नहीं लिया मेरे बच्चों, मुस्लिम ने भाग नहीं लिया था। 15 निर्दलीय थे, वो थे ही थे। तो याद रखना ये सीटें आपसे पूछ लेता है भी कांग्रेस जो है कितनों ने भाग लिया कितनों ने नहीं लिया, तो तुम ये डाटा याद रखोगे तो तुम घटा बढ़ा कैसे भी कर सकते हो। टोटल 389 सीटें थी, 296 पर जो है वो ब्रिटिश अधिकारी, जिसमें 4 कमिश्नरी, 292 पर इलेक्शन हुआ, और जिसमें से जो सीटें थी 93 देशी रियासतें थी वो मनोनीत थे, और ये बाकी जो सीटें हैं मेरे बच्चों ये निर्वाचित की गई थी, मतलब वोट डाल के निर्वाचन किया गया था। ये जो सीटें थी मेरे बच्चे ये निर्वाचन सीटें थी। कैसी थी? निर्वाचित सीटें थी, याद रखना। और ये क्या थी? 93 मनोनीत थी। तो पूछता है तुम्हारे से भी जो है निर्वाचित सीटें कौन कौन सी थी और मनोनीत कौन कौन सी थी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। लिख लो, लिखना चाहो क्या? लिख लो, ये मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये ऐड कर। हो गया मेरे बच्चों? हो गया? अब आता है उसके बाद जो ये बन गया था मेरे बच्चों, फिर उसके बाद पूछता है भाई संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें जो हमने कल कर ली थी, मैं लिख देती हूँ जल्दी जल्दी। संविधान सभा की बैठक, जो पहली बैठक, संविधान सभा की बैठकें, उसमें 3 बैठक, जो पहली बैठक मेरे बच्चों फर्स्ट जो बैठक हुई थी, बैठक है जो कब हुई? 9 दिसंबर 1996 को हुई, जिसमें हमने 96, ठीक 96 बोल दिया क्या? दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। चलो, फर्स्ट बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये इसमें जो मेरे बच्चों इस बैठक में सारे जो चुनाव में भाग लिया किसने? 200 सीटें जो कांग्रेस जीत के आई, 207 सीटें वो 9 महिलाएं इन्होंने भाग लिया था। और इसमें भाग लेने के बाद, क्योंकि जब सारे एमएलए हो तो उसमें एक अध्यक्ष बनाना पड़ता है, तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना भी, हम कई बार हमारे घर वाले कह देते हैं, हम कहते हैं हमारे माँ बाप जो है हम जो चाहते हैं वो नहीं करते, तो हम कोई जो समझाने वाला कह देता है ना भी माँ बाप ने आपने जितना आटा खा रखा है उन्होंने उतना नमक है खाया हुआ होता है, तो भी उनको एक जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। तो उसमें एक अनुभवी व्यक्ति था, वो कौन था? सचिदानंद सिन्हा था। उसको क्या टेम्परेरी तौर पर अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसमें इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसका अध्यक्ष? संविधान सभा का। उसमें जो किसको चुना गया था मेरे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और कहते हैं भी इसको इतना बड़ा पद, ये हम मजाकिया तौर पे लेते हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था मेरे बच्चों। भी कहते हैं इसे इतना बड़ा पद मिलने के बाद है ये इससे समाया नहीं हुआ, ये क्या हो गया? एकदम हमें नौकरी मिल जाए तो हम भी हड़बड़ाहट में बीमार हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया था? बीमार हो गया था।
और तो कहते हैं अभी फिर तुरंत बैठक बुलाई गई। बैठक तो कंटिन्यू चली थी मेरे बच्चों, 9 को ही हुई, 10 को हुई, 11 को हुई, परंतु हम पढ़ते कौन कौन सी है? 10 9 वाली पढ़ते हैं, 11 वाली पढ़ते हैं और 13 वाली, क्योंकि उसमें कुछ अपडेट हुए थे तो वो पढ़ते हैं। बैठकें तो ये कंटिन्यू चली थी, 9 को भी थी, 10 को भी थी, तो हम पढ़ते वो हैं। हर कोई तुम्हें टीचर जो है यही पढ़ाएगा भी। फिर जो है सेकंड बैठक हुई थी, सेकंड है बैठक हुई थी, ये कब हुई थी मेरे बच्चों? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी में क्या चुन लिया, जब बीमार हो गए सच्चिदानंद तो इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। कौन चुन लिए गए थे? स्थायी अध्यक्ष। किसके स्थायी अध्यक्ष? संविधान सभा। याद रखना मेरे बच्चों, मैं ये लिख नहीं रही तो तुम ये मत सोचना भी किसके, बैठक के नहीं थे, वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे क्या बनेंगे? पहले क्या बनेंगे? ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनेंगे। और ये वही राजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने हरियाणा में किसको सपनों का शहर कहा था? फरीदाबाद को। यह वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने हरियाणा में कौन सी यूनिवर्सिटी की नींव रखी? केयू के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो 1956 में नींव रखी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। और इसे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। लिख लो ये बात, ये शायद मैंने तुम्हें नहीं लिखा, ये बाकी सारे लिखा दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी कहा जाता है। बिहार का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी कहा जाता है। उसके बाद जो मेरे बच्चों तीसरी बैठक हुई, जो कब हुई तीसरी बैठक? थर्ड बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1940 को थर्ड बैठक हुई। और इसमें हमने एक जो है संविधान सभा में क्या अपना लिया था? क्या कौन सा प्रस्ताव रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। थर्ड बैठक में कौन सा प्रस्ताव रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा मेरे बच्चों? वेरी गुड। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री जो है पहले फर्स्ट लिख लेना इसके साथ, फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? प्रस्तावना। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रस्तावना। प्रस्तावना। इस उद्देश्य प्रस्ताव को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। तो प्रस्तावना, ऐसा कोई बच्चा है जिन्होंने प्रस्तावना को नहीं पढ़ा? मतलब अपनी लाइफ में पढ़ा ही नहीं, देखा जरूर है परंतु पूरा नहीं पढ़ा। ऐसा कोई बच्चा आप में से हो भी प्रस्तावना को एक बार भी नहीं पढ़ा? तुमने पढ़ा सभी ने? पूछ लो क्या सन? क्या सन मत पूछना मैडम, पढ़ तो रखा है। प्रस्तावना जो मेरे बच्चों, ये एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स आती है उसके बुक्स के पहले फ्रंट पे लिखा होता है प्रस्तावना का, बहुत अच्छे शब्दों में। और उसमें मान लो उसको ध्यान से तुमने रट्टा मारा है, उसको ध्यान से देखना कितने प्रॉपर तरीके से शब्द उसमें संजोए गए हैं, कितनी अच्छी तरीके से उसको लिखा गया है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, पहले तो ये बता दो मेरे बच्चों किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली गई है मेरे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना जो कंसेप्ट है कहां से लिया है? यूएसए से। प्रस्तावना जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया है? यूएसए से। प्रस्तावना शब्द ये पूछे, ये यूएसए से है और इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
जब प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें भारत जो शब्द है उसका कितनी बार जिक्र किया गया? भारत 2 बार किया गया मेरे बच्चे। हम भारत के लोग भारतवासी, ऐसे कुछ है तो पहली लाइन में ही है, स्टार्टिंग में ही है। तो ये पूछता है कि प्रस्तावना जो है उसमें भारत शब्द का कितनी बार जिक्र किया गया है? तो लिख लो, भारत शब्द का प्रस्तावना में मेरे बच्चों भारत शब्द का 2 बार जिक्र किया गया है। 2 बार इसका जिक्र किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार जिक्र किया गया है। इस प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था मेरे बच्चों, जब ये रखा एक कागजी टुकड़ा था, क्या रखा, उस पर लिख दिया भी ऐसे ऐसे कुछ है तो इसको अपनाना है, तब ये रखा था। परंतु इसको एक्सेप्ट कब कर लिया था संविधान सभा ने? प्रस्तावना को जो है अपना कब लिया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया था। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था भी ये संविधान सभा के लिए, ये जो हम संविधान लिखेंगे उसके लिए औचित्य है हमारी प्रस्तावना। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब आता है इसी की बातें हैं मेरे बच्चों, यही कर देते हैं। आगे जब जिक्र आएगा तो मैं बार बार नहीं करूंगी, यही कर देते हैं। अब कुछ एक तो इसके बारे में लिख ही ली है, कुछ और लिख लेते हैं। तो मेरे बच्चों अभी तक संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार चेंज किया गया है? 1 बार अभी तक है। प्रस्तावना में संविधान में इसमें जो चेंज हुआ है प्रस्तावना में, पूछता है भी कितनी बार संविधान संशोधन किए गए हैं, तो इसमें जो है 1 बार है संविधान संशोधन किया गया है। 1 बार संविधान संशोधन किया गया है मेरे बच्चों। ये किया गया है मेरे बच्चों 42वां संविधान संशोधन। ये कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था, 42वां था मेरे बच्चों 1976। 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में किया गया। और इस संविधान संशोधन के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें क्या जोड़े गए थे? इस संविधान संशोधन के तहत है जो कौन सा है मेरे बच्चों 42वां है, और इसमें कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े, जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जिसमें पहला शब्द है मेरे बच्चों समाजवाद, समाजवाद, और दूसरा शब्द है मेरे बच्चों पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, और तीसरा शब्द जो है मेरे बच्चों क्या है? अखंडता। तीसरा शब्द क्या है? अखंडता है मेरे बच्चों। एक मिनट, अखंडता है मेरे बच्चों, अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार पूछता है कि प्रस्तावना में जो है किस संविधान संशोधन के तहत चेंज किया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ? 1976 में हुआ। इसी 42वें संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसका आज मैं हम कंप्लीट नहीं करेंगे, परंतु प्रस्तावना का मैंने तुम्हें ये जिक्र आया तब बता दिया। ये आगे करेंगे तब मैं सारा नहीं करूंगी, हम रिवीजन कर लेंगे। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और ये ऑप्शन देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा जोड़े गए। कई बार 2 शब्द दे देता है, तो ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बार बार के आते हैं यहाँ से। क्लियर मेरे बच्चों? इतना क्लियर? उसके बाद जो है मेरे बच्चों हाँ, दिमाग से निकल गई थी बात। कई बार ना मैं बताना कुछ चाहती हूँ, कई बार दिमाग से हट जाती है। भाई ये संशोधन क्यों किया गया? ये मूल ढांचा था मेरे बच्चों। प्रस्तावना क्या? संविधान का मूल ढांचा है। सुनो, पहले मैं तुम्हें 5 मिनट लेना पड़ेगा, उसके बाद ये क्लियर होगा। संविधान संशोधन है मेरे बच्चों, इसका मैं नहीं बताऊंगी। तो ये 368 आर्टिकल में होता है, भाग 20 में। ये इसका जिक्र बाद में लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे। संशोधन जो है ये मान लो चेंज करना हो संविधान में, तब संविधान संशोधन। पहले ये आते हैं विधेयक आते हैं। क्या आते हैं? पहले विधेयक आते हैं। जब ये पारित हो जाते हैं उसके बाद इनको संविधान संशोधन बोला जाता है, जो पास हो जाए।
हर तरीके से पास हो जाए। भी प्रस्तावना जो था, संशोधन तो बहुत मिलेंगे तुम्हें, संविधान संशोधन बहुत मिलेंगे, जो 106 पारित हो चुके हैं और जबकि 128 टोटल है हो चुके हैं, विधेयक टोटल 128 आ चुके हैं, परंतु पारित होने वाले 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। परंतु ये जो प्रस्तावना में चेंज किया गया, ये किस केस के तहत किया गया था? केशवानंद भारती केस था। पहले तो एक बार लिखना नहीं है तुम्हें, मैं जैसे बोलूं वैसे पहले सुन लो। ये किसके लिए किया था? केशवानंद भारती केस था मेरे बच्चों, केशवानंद भारती केस था। केशवानंद भारती जो है केरल वाली ये एक मतलब जो महाराज मान लो, जैसे हमारे अखाड़े होते हैं तो वहां बाबा लोग बैठे होते हैं ना, भी एक बाबा जो लंबे टाइम तक राज कर रहा है, उस अखाड़े पे बैठा है, तो मतलब वो उस जो जमीन होती है, कोई भी मंदिर हो गया, तो उसकी वो अपने आप की खुद संपत्ति हो जाती है उसकी, जो लंबे टाइम तक वो कर रहा है सेवा पानी जो है, तो उसकी संपत्ति है। ऐसे ही ये केरला का था जी, केशवानंद था, ऐसा ये महाराज था केशवानंद, जो आप सर्च करके देखोगे तो उसमें मिलेगा, उसने बड़ा सा टिक्का लगा रखा है, केशवानंद है जो है। इन्होंने जो भूमि के लिए लड़ाई की जो है उन्होंने, क्योंकि जो उस टाइम लाया गया भी जो संपत्ति थी, और ये केस जो है 76 का है मेरे बच्चों, उससे पहले हो गया था केस, तो उसको क्या था भी जो जितनी भूमि पड़ी है वो सरकारी अंडर में आनी थी, तो इन्होंने कहा भी नहीं, ये जो है उसकी अखाड़े की जमीन है, अखाड़ा है जो भी है उस केस में था, परंतु ऐसे कुछ था, मंदिर की जमीन थी, तो उन्होंने कहा भी नहीं, तो ये बोला गया भी है। इसके तहत उन्होंने कहा भी ये लिखा गया है संविधान में, तो इस केस के तहत मूल ढांचे में परिवर्तन पहली बार किया गया था। मूल ढांचा, प्रस्तावना क्या है संविधान की? एक है मूल ढांचा है, उसका नींव मान लो, उसकी क्या थी? एक है नींव थी, तो नींव में भी हेर फेर करके ये 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। तो पूछता है भी जो है प्रस्तावना में संविधान के मूल ढांचा जो प्रस्तावना में चेंज करना किया गया, वो किस केस के उपरांत किया गया था? ये केशवानंद भारती केस था, ठीक है, तो याद रखना। और ये केशवानंद भारती है ना मेरे बच्चों, ये कहां से है? केरल से, केरल वाले से, केरल का एरिया है, ठीक है। उसके लिए जमीन के लिए मैंने तुम्हें कहानी बता दी है, और तुम कहीं से गूगल से कोई भी वीडियो देख लेना, तुम्हें अधिक से अधिक जानकारियां मिलेगी। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि मूल ढांचे में परिवर्तन किस केस के बाद हुआ था? तो केशवानंद भारती केस था। और गहराई से जानना है तो तुम सर्च करके देख लेना, तुम्हें गूगल बाबा बता देगा, बहुत सारी बातें बता। क्लियर? बस सिर्फ एक याद रखना, केशवानंद भारती केस। और ये कौन था? मैंने बता दिया, एक महाराज था, भूमि के लिए लड़ाई हुई, भूमि जो है सरकारी अंडर में आनी थी, इन्होंने कहा नहीं, परंतु इन्होंने कहा भी बाद में ये लड़ाई ज्यादा हो गई थी। और इसमें जो है मेरे बच्चों, जब इस केस में एक दिलचस्प कहानी है, तो जो वो तुम्हें बताएगा, गूगल से एक बार जरूर देखना मेरे वाली सुन के। इसमें जो जजों की कमेटी बैठी थी उस टाइम, जजों की संख्या जो थी, जजों की संख्या थी वो 13 थी। जजों की संख्या की एक कमेटी बनाई गई, उस पर बहस निकली, और जो है इसमें 13 जज थे। कौन थे? 13 जज थे। और 13 जज में इसमें जो है ये केस इतना बड़ा था और बहुत कुछ इसमें चेंज किया गया। इन 13 जजों में से मेरे बच्चों कमेटी बनी थी वो 7-6 की बनी थी। भी 7 जज जो थे वो सरकार के अंडर में थे, और 6 जो थे वो केशवानंद के साइड थे। इतनी बहस मान लो, ट्रायल का हो गया था। अभी एक अगर केशवानंद की तरफ चला जाता तो वो मान्य होता ये, परंतु उसमें 7 जज जो थे वो सरकार की तरफ थे, और एक जो 6 जज थे वो गुप्त कमेटी में जो है इनका गुप्त इलेक्शन कराया गया, पर्चियां डलवाई गई और बताया गया, तो जिसमें 7 जज थे वो किसकी तरफ थे? सरकार की तरफ थे, और 6 जज वो किसकी तरफ थे? केशवा की तरफ थे। तो बहुत अच्छा था और बहुत लंबा संघर्ष किया इन्होंने। और जो है इसमें जजों की आप सोच सकते हो तो कितना बड़ा केस रहा हो, जिसमें 6 जजों की तरफ से। तो ये कई बार पूछ लेता है, पूछ ले, और तुम्हें एक बार तुम्हें जरूर देखना है, फोन सभी के पास होंगे तो एक बार इनका पढ़ना, तुम्हें और भी उससे नॉलेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पता होना तुम्हें जरूरी है। कई भी चीज होती है, जो भी होता है मेरे बच्चों, ये तुम सर्च करके पढ़ लिया करो,
क्योंकि सारी चीजें हम यहाँ बताने लगे ना, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द की सारी कहानी, तो ये तुम्हारे लेक्चर है कभी भी पूरे नहीं होंगे। और तुम्हारे पास इतना लंबा टाइम नहीं होता, तुम 2-2 साल से यहाँ बैठ के तैयारियां करो, सिलेबस कभी नहीं होता। पॉलिटी का मैं तुम्हें कहती हूँ, मैं 40 से 45 क्लास दूंगी, मैं समाप्त करा दूंगी, तो 40-45 में पॉलिटी कभी नहीं होती मेरे बच्चे, संविधान सभा ही समाप्त नहीं होती, परंतु यहाँ करानी पड़ती है। सिलेबस को कम से कम कर लिया है, 40-50 शब्दों में सिमो लिया उसको, वो उतने तुम्हें मैं बताती जाऊँ। तो तुम्हें पढ़ना हो, कोई चीज तुम्हें अच्छी लगे तो पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कलियर मेरे बच्चों प्रस्तावना? अरे कलियर है? ये था मेरे बच्चों प्रस्तावना, जो है कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, बता दो एक बार। कौन सी बैठक में लाया गया? तीसरी बैठक में लाया गया। और जो है इसको प्रस्तावना को जो स्वीकार कब कर लिया था संविधान सभा ने? 22 जनवरी 1947 को कर लिया था। और प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है मेरे बच्चों? कब हुआ है? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां था। कौन सा था? 42वां था। और किस केस के तहत है जो संविधान के मूल ढांचे प्रस्तावना में चेंज किया गया? केशवानंद भारती केस। और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे इसमें? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता मेरे बच्चों। उसके बाद जो अब हम करेंगे, संविधान सभा में बनाने के लिए मेरे बच्चों समितियां बनी थी, समितियों का जिक्र करेंगे। जो पूछ लेता है समितियां, कम्युनिटी जो बनी थी, समितियां अलग अलग है, इनका पूछ लेता है। तो पहली लिखो मेरे बच्चों, पहली लिखो संविधान, ये पूरा लिख लेना तुम। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, प्रमुख ही पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़े, कुछ एक पढ़ेंगे। लिख लिया? चलो इसमें पहली लिखो मेरे बच्चों, संघ समिति। पहले लिखो संघ समिति, संघ समिति। और हर समिति का एक अध्यक्ष बनाया गया। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे मेरे बच्चों, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले क्या बने? प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो रिकॉर्ड रहा है लाल किले पर सबसे ज्यादा, हाँ जी, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, ये मैं तुम्हें बार बार इसलिए बताती हूँ मेरे बच्चों, ये एग्जाम में आता है और ये चीजें छूट जाती है। कितनी बार फहराया था? 17 बार। उसके बाद है मेरे बच्चों प्रांतीय समिति। उसके बाद है प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति कमेटी बनी। इसमें जो मेरे बच्चे अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे? कौन रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे मेरे बच्चों। इसको सरदार की उपाधि किसने दी थी? जो सरदार की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने।
बारदोली की महिलाओं ने। और ये बारदोली कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बारदोली की महिलाओं ने जो है किसको सरदार की उपाधि दी थी? वल्लभ भाई पटेल को दी थी, इसीलिए इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। और जो है ये इसी की प्रतिमा मेरे बच्चों, सबसे बड़ी प्रतिमा अगर पूछे यूपीएससी का, तुम देखते हो जैसे लफ्साना ये बताता है तो उसमें तुम देखते हो ये चादर से ओढ़े हुए एक व्यक्ति होता है, कंधे पे से चादर है उसकी रखी होती है, उसकी पिक बनी होती है। वैसे इसकी सबसे बड़ी प्रतिमा लगी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो गुजरात में लगी है। तो ये भी नोट कर लो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा, हाँ जी, वो कहाँ लगी है? गुजरात में लगी है। गुजरात में लगी है। और गुजरात में इसी के नाम पर एक डैम है, वो कहाँ है मेरे बच्चों? एक है सरदार है, कौन सा डैम है नाम बताओ? हाँ, सरदार सरोवर बांध, वो इन्हीं के नाम पर है। सरदार सरोवर बांध जो बना है मेरे बच्चों, ये कहाँ बना हुआ है? नदी कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ, नर्मदा नदी पे बना है। ऐसे तुम्हें नर्मदा नदी से मतलब है, किनारा हो चाहे कहीं हो, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और जो है मेरे बच्चों ये जो नर्मदा नदी, ये बांध मतलब प्रॉपर स्थान पूछे तो कहाँ है? मतलब नर्मदा नदी तो है मेरे बच्चों, नर्मदा नदी तो बहुत से राज्यों से होकर गुजरती होगी, परंतु ये प्रॉपर स्थान पूछे तो ये कहाँ है? गुजरात में है मेरे बच्चों। कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का जिक्र आ गया मेरे बच्चों, नर्मदा नदी के साथ तुम याद रखना दो नदियां हैं, एक ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं मेरे बच्चों जो ये कहाँ गिरती है मेरे बच्चों? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो ऐसी दो नदियां हैं जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बाकी लगभग सारी नदियां हाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी सारी नदियां जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। और ये दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, अरब सागर में गिरती है। तो ये तुम माइंड अपने आप सेट कर लिया करो, ऐसे क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश किया करो। इससे क्वेश्चन आप आ जाए, नर्मदा नदी वो कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम बहती है, पूर्व से पश्चिम, तो अरब सागर में तभी जाएगी ना, पश्चिम की तरफ जाएगी। हाँ, तो याद रखना नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मेरे बच्चों हमारे क्या रहे हैं? पहले स्वतंत्रता भारत के क्या बने? पहले लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गृह मंत्री, और उसके बाद कौन सा पद मिला मेरे बच्चों? उपराष्ट्रपति। क्या मिला? वो प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति? उप प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री। गलत मत करवा देना, उप प्रधानमंत्री बने। ये हमारे स्वतंत्रता भारत के जो है फर्स्ट क्या बने? गृह मंत्री, और फर्स्ट है उप
अब तुम्हें आएगा मैडम दोनों ही साथ कैसे बने। तो पहले मेरे बच्चों जब 47 में आजाद हो गया था हमारा देश, तो इन्हें जो मंत्रालय दिया गया था वो गृह मंत्रालय सौंप दिया गया था। इन्हें कौन सा मंत्रालय सौंप दिया गया था? गृह मंत्रालय। उसी के तहत जैसे मैंने तुम्हें हमेशा बताया है, जैसे हम संविधान सभा पढ़ के आए हैं तो मैंने तुम्हें कहा है विदेशी रियासतें हुआ करती थी, देसी रियासतें। देसी रियासतें मेरे बच्चों जो मतलब तुम मूवी देखते हो, अब तो तुम्हें कैसे अनुभव करवाऊं भी, राजा ऐसे हुआ करता था, तो मूवी में देखते हो तो वो फीलिंग आती है ना, जैसे हम वर्तमान में वो चीजें रियल लगने लग जाती हैं। तो राजा है, अलग अलग छोटे छोटे कस्बे का राजा होता था, छोटे छोटे कस्बों का राजा होता था। तो उनमें जो है देसी रियासतों में जो सबसे बड़ी रियासतें थी वो हैदराबाद और जूनागढ़ की थी। उस देसी 93 देसी रियासतों का मैंने जिक्र किया है। उन सभी 93 देसी रियासतों में जो सबसे बड़ी रियासतें थी वो कैसी थी? हैदराबाद और जूनागढ़ की थी। लिखो, क्योंकि इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंधित जितने मेरे को ध्यान है मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें ये करवा दूंगी भी। उन देसी रियासतों में देसी, मैं दोबारा वो बातें लिख रही हूँ, देसी रियासतें कितनी पढ़ के आए हैं मेरे बच्चों? 93 पढ़ के हैं। उन 93 में से दो सबसे बड़ी रियासतें वो कौन कौन सी थी मेरे बच्चों? कौन सी थी रे, बताओ रे। हाँ, हैदराबाद, और एक जो सेकंड थी मेरे बच्चों जूनागढ़। दो रियासतें थी, हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद जो है मेरे बच्चों किसकी राजधानी है? आप वर्तमान में ये किसकी है? तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में। और पहले किसकी थी? आंध्र प्रदेश की थी। पहले किसकी थी? आंध्र प्रदेश की थी। और जो जूनागढ़ स्थान पड़ता है मेरे बच्चों, ये कहां पड़ता है वर्तमान में? गुजरात में पड़ता है। स्थान पड़ता है, राजधानी नहीं है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, परंतु जूनागढ़ स्थान पड़ता है वो कहां पड़ता है मेरे बच्चों? गुजरात में पड़ता है वर्तमान में। अब सुनो, ये दो सबसे बड़ी रियासतें थी। सारा हमारा संविधान बन गया, सारे लोग सहमत हो गए, जो पाकिस्तान अलग हो गया। जो हैदराबाद थी ना, ये ज्यादा हम करेंगे हिस्ट्री में, परंतु तुम्हें इतना याद रखना है भी हैदराबाद रियासत का राजा कहता भी हम अलग अपना देश बनाएंगे। तो कहते हैं ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो क्योंकि उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? गृह मंत्रालय। गृह का मतलब होता है घर के सारे शामिल रहे, सारे इकट्ठे रहे। तो हैदराबाद का राजा मान नहीं रहा था, तो ये जाते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके पास जाते हैं, उनसे मतलब सहमति जताते हैं भी हम सारे एक हैं, हमारा धर्म एक है, हम एक देश के रहने वाले हैं, अलग अलग मतलब बहुत सारी कंडीशनें रखते हैं। परंतु फिर भी क्यों नहीं माने? हैदराबाद का जो राजा था वो मानता नहीं है। फिर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनके पास कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। और पुलिस और ये फौजी जो ये मंत्रालय, पुलिस वाला मंत्रालय किसके पास आता है? गृह मंत्रालय में आता है। तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन है पोलो मेरे बच्चों। तो ये लिख लो, इस पॉइंट तक लेके आना था मेरे को तुम्हें भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एक मिनट मेरे बच्चों मैं लिख देती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाने के लिए किसको? भारत में मिलाने के लिए किसको? हैदराबाद को भारत में था, भारत का हिस्सा, परंतु क्या था? ये देसी रियासतें थी। कहते हैं हम अलग अपना देश बनाएंगे। तो इसमें मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा चलाया? ऑपरेशन पोलो मेरे बच्चों। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ये कब चलाया गया? 1948 में। 1948 में चलाया गया ऑपरेशन पोलो। 1948 में चलाया गया था। और किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला वैसे है। तुम्हें अगर फीलिंग दिलानी हो भी कैसे था ऑपरेशन, तो ऑपरेशन जैसे सिंदूर था मेरे बच्चों, वैसे ही ऑपरेशन पोलो था। किसको मिलाना था? मतलब जो चीज बात करने से ना माने तो उसको कौन सा हथियार अपनाते हैं? फिर
लाठी वाला, डंडे वाला, जो हैवी बंदूक वाला, पिस्टल वाला, राइफल वाला, जो भी है। तो इन्होंने हथियार अपनाया कौन सा? ऑपरेशन पोलो चला के हैदराबाद को किसमें विलय कर लिया था? भारत में। भारत का हिस्सा था, परंतु वहां राजा थे, वो मनमानी कर रहे थे। क्लियर मेरे बच्चों? सारे रिवीजन करो, जितनी बातें मैंने बताई। मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद हो गया। चलो, उसके बाद एक और लिखा है हमने। क्या लिखा है? जूनागढ़। क्या लिखा है मेरे बच्चों? जूनागढ़। जूनागढ़ स्थान पड़ता है, कहां पड़ता है? गुजरात में। तुम्हें इससे संबंधी याद रखना है मेरे बच्चों, क्योंकि हाल ही में जूनागढ़ में जो है, हाल ही 24 में या 25 की है जो कहानी है, जूनागढ़ स्थान पड़ता है कहां? गुजरात में। याद रखना। एक मिनट मेरे बच्चों, मेरा ना गला। जूनागढ़ स्थान है ना मेरे बच्चों, ये सिंधु सभ्यता। एक मिनट, सिंधु सभ्यता मैं बताऊंगी सारी कहानी क्या है। सिंधु सभ्यता जो हमें हिस्ट्री में जानेंगे, इसका एक स्थान मिला है भी। जैसे गुजरात में सबसे ज्यादा एरिया मिला है, धोलावीरा है जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है, वैसे ही धोलावीरा से कुछ ही की दूरी पर ये जूनागढ़ पड़ता है। उसके साक्ष्य मिले जूनागढ़ से किस सभ्यता के? सिंधु किसके मिले मेरे बच्चों? सिंधु सभ्यता के मिले। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो याद रखना, भी पूछ सकता है, ये हाल ही की घटना है, तो जूनागढ़ को ऐसे याद रख लेना। और रियासत सबसे बड़ी पूछे तो कौन कौन सी? हैदराबाद और जूनागढ़। चलो, और ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे इसके बारे में। चलो अगली लिखो, समितियां लिख रहे थे ना, लिखो मेरे बच्चे। संचालन समिति लिखो, लिखो। तीसरी है ना ये? अरे तीसरी लिख रहे हैं ना? हाँ, थर्ड जो है संचालन समिति। संचालन है समिति। इसके भी अध्यक्ष किसे बनाया गया था मेरे बच्चों? डॉक्टर है कई बार खांसी आने लग जाती है ना, बहुत आती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया। उसके बाद लिखो राष्ट्र ध्वज समिति, ये भी डॉक्टर है राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र है ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज मेरे बच्चों, राष्ट्र है ध्वज, राष्ट्र अब चल गया, राष्ट्र ध्वज समिति है। हाँ, राष्ट्र ध्वज है, आधा दहा आएगा। दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, फांसी की साथी। राष्ट्र ध्वज समिति, इसी के अध्यक्ष भी कौन थे मेरे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद लिखो अल्पसंख्यकों की समिति, जो है जे के मुखर्जी। अल्पसंख्यक पांचों है।
कौन थे अध्यक्ष? कौन थे मेरे बच्चों? कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। हाँ सही है। एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी थे। ये बहुत कम पूछता, प्रारूप के बारे में ज्यादा पूछता है। काफी थी। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, मौलिक अधिकारों की उपसमिति। मौलिक अधिकारों की उपसमिति छठी है। ये कौन थे मेरे बच्चों? जेपी कृपलानी थे। हाँ जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी थे। बी है क्या? जे बी है क्या? अरे ठीक है। जे बी कृपलानी थे। ये ऑथेंटिक है, ये तो तुम कहीं से कर लेना, जो भी है समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जे बी कृपलानी थे। उसके बाद जो थे मेरे बच्चों, लास्ट जो है झंडा समिति, इसी के भी जे बी कृपलानी थे। सातवां है झंडा समिति, इसके भी क्यों थे मेरे बच्चों? जे बी कृपलानी थे अध्यक्ष। ये अध्यक्ष है मेरे बच्चों। और तुम्हें ये मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, मैं मेरा कहती हूँ, जैसे मेरे बच्चों तुम्हें ये लगे जैसे इनका ना उपाध्यक्ष भी बनाया गया, तुम्हें याद रखना है जो ये दिया गया ना, ये क्वेश्चन जे एज इट इज पूछे गए हैं, तुम इनको वन लीनियर क्वेश्चन मान के चलना। इसमें कई बार उपाध्यक्ष भी बोला गया है, किसी में अध्यक्ष बोला गया है, तो तुम्हें सिर्फ अध्यक्ष से याद रखना है। तुम ज्यादा इसमें ज्यादा घुसोगे ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम्हें इनके नाम याद रखने हैं, और इनके मिलान पूछ लेता है तो इसमें जे बी कृपलानी किया है। दो, एक मौलिक और एक है झंडा समिति। मौलिक अधिकार का जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। मौलिक अधिकार जो है हमारे, हाँ हम तीसरा जो है भाग पढ़ेंगे, उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र है, तो वहां सारी बातें करेंगे। आज मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद है मेरे बच्चों प्रारूप समिति, इसके बारे में जिक्र करेंगे। जो ऑथेंटिक है प्रारूप समिति, इसका जिक्र करेंगे, जो है 8वीं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति ये बहुत बार पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे किसको मेरे बच्चों? अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसको? डॉक्टर भीमराव, भीम नहीं लिखा क्या? भीमराव अंबेडकर मेरे बच्चों, डॉक्टर है भीमराव अंबेडकर। ये मेरे बच्चों तुम्हें कभी ऐसे तुमने सोचा भी डॉक्टर ही क्यों लगाते हैं इसके आगे? क्या डॉक्टर थे ये साथ में? बाकी जो पीछे बच्चे बैठे हैं, जब डॉक्टर लगाते हैं मेरे बच्चों नाम के पीछे, तब डॉक्टर होते हैं तभी लगाते हैं क्या डॉक्टर? जिन्होंने कोई सब्जेक्ट में पीएचडी कर ली हो तो उसके नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है। तो इन्होंने वकालत की पीएचडी कर ली थी वकालत में, तो इनके आगे क्या लगा था? डॉक्टर। जितने भी हम लगा के आए हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो इसे डॉक्टर लगता है, ये बात याद रखना। हाँ पीएचडी होती है। प्रारूप समिति जो मेरे बच्चों कब ये कब तैयार हुई थी? प्रारूप समिति जो कब आई थी? 29 अगस्त 1947 को आई थी। इसका जो ढांचा तैयार किया गया था वो 29 अगस्त मेरे बच्चों 1947 को। भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को संविधान
का क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? जनक कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ये जो सुन लो, मेरी सारी बातें सुननी है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, जननी कहा जाता है। जननी कहने वाले केवी राव थे, ये लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जननी कहने वाले जो व्यक्ति थे वो केवी राव थे। संविधान का जनक जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान की जननी जो है किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये नाम, ये शब्द कहने वाले जो थे वो कौन थे? केवी राव थे। और इसके साथ ही अगर पूछे भी संविधान सभा का वास्तुकार किसे कहा जाता है, इसे किसके नाम से जाना जाता है? ये शायद एक दिन जो है कोई क्वेश्चन तुमसे टेस्ट लिया था, उसमें पूछा गया था। संविधान सभा का जो है वास्तुकार भी किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का वास्तुकार भी पूछे तो किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जनक भी पूछे तो किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और जननी भी पूछे तो किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है मेरे बच्चों, उसके साथ तुम्हें याद रखना है, जैसे मैंने तुम्हें जो प्रस्तावना लिखाई वहां एक लाइन ऐड और कर लो। अब याद आइए मेरे इसके साथ ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। पंडित जवाहरलाल ये अंबेडकर जो है ये संविधान की आत्मा कहेगा, वो संवैधानिक है, जो उपचार है उनको कहेगा, जो आर्टिकल 32 है वहां पढ़ेंगे तभी वहां जिक्र करूंगी भी ये अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है। ठीक है, आज हमने प्रस्तावना पढ़ा तो वो याद रखना कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इससे संबंधित मेरे बच्चों ये सारे तो ये नहीं होंगे, परंतु एक तारीख लिखी है मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या लिखा है मेरे बच्चों? 29 अगस्त। अब ये बता दो मेरे बच्चों, इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है? खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मेरे बच्चों? मेजर ध्यानचंद की, क्योंकि 29 अगस्त को जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, बताओ रे। मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद है जिनका जन्म 29 अगस्त को हुआ है, तो उस दिन को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद क्या खेलते थे? क्या खेलते थे? हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? मेजर ध्यानचंद को। अब इसे जो है 29 अगस्त को है अवार्ड भी दिया जाता है, जो कौन से अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद किया गया है? कौन से अवार्ड का मेरे बच्चों? मेजर ध्यानचंद है अवार्ड में ये लिख देती हूँ। मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया गया कौन से? राजीव गांधी अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है मेरे बच्चों? मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद कर दिया। और ये जो है हाल ही में दिया गया है, कितने व्यक्तियों को दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चों, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो मिला है अभी हाल ही में, जो 4 व्यक्तियों को मिला है, कितने व्यक्तियों को मिला है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड है 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। किन को दिया जाता है? खिलाड़ियों को। कौन कौन से, कोई बच्चा बता सकता है? लिखाया है मैंने तुम्हें, बताओ रे। पहला मनु भाकर, जो किस खेल से है मेरे बच्चों?
किससे है? शूटिंग से। मनु भाकर है जो हरियाणा की, कहाँ की रहने वाली है ये? झज्जर की। मनु भाकर है जो शूटिंग से है, एयर पिस्टल जो है मेरे बच्चों। और ये जो अब 2024 के ओलंपिक हुए उसमें 2 ब्रोंज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। और पहली वैसे ओलंपिक में 2 जो है मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई थी। कौन है? मनु भाकर, जो हमारे झज्जर से बिलोंग करती है। दूसरा बताओ मेरे बच्चा, दूसरा नाम? परवीन सेठी। परवीन सेठी। सेठी है क्या? परवीन सेठी जोशी है, सॉरी मेरे बच्चों, सेठी नहीं है, जोशी है। मैंने कहीं और ध्यान दे लिया था। जोशी है, जोशी लिखना, क्योंकि पूरा नाम ही लिखना जरूरी है। प्रवीण जोशी, जोशी, प्रवीण जोशी मेरे बच्चों। ये किस खेल से है? कौन है प्रवीण जोशी? तीसरा नाम बताओ, तब तक सोच के बताओ मेरे को। तुम भी अपडेट हुआ रहा करो ना। तीसरा कौन सा है मेरे बच्चों? हरमन प्रीत मेरे बच्चों। हरमनप्रीत जो है कहाँ का है? हरमनप्रीत कहाँ का है? किस खेल के मतलब जो मेजर ध्यानचंद थे वो कौन से खेल से थे? हॉकी से। हरमनप्रीत जो है जिन्होंने हॉकी में हमारा जो है अब की बात 2024 में ओलंपिक में नहीं आया था ब्रॉन्ज, तो उसमें हरमनप्रीत थे। उस टीम में जो कप्तान थे वो कौन थे? हरमनप्रीत थे। ये भी हरियाणा से है। उसके बाद जो है मेरे बच्चों चौथे नंबर का कौन सा है? गुकेश, सो ठीक है, बढ़िया। गुकेश जो है ये शतरंज से है मेरे बच्चों। ये किस खेल से है? शतरंज से। गुकेश। इन 4 व्यक्तियों को मिला है, क्या मिला है मेरे बच्चों? मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। याद रखना, खिलाड़ियों को दिया जाता है। मनु भाकर जो एयर पिस्टल, जो झज्जर की रहने वाली। प्रवीण जोशी ये तुम कल बताओगे, मेरे को तुम्हें ही बताना है, बाकी मैंने तुम्हें बता दिया है। हरमनप्रीत जो है मेरे बच्चों हॉकी के हैं, ये हमारे हरियाणा से हैं। और जो है गुकेश ये शतरंज के हैं, ये बताना कहाँ के हैं। तुम्हारे 2 ऑप्शन है ये। तुम क्योंकि सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो तो उसका कुछ फायदा भी ले लिया करो मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन अभी ये कहाँ के और किस खेल से है, और इसका बताना है, प्रॉपर स्थान बताना इसका भी और इसका भी। तुम कुछ खुद सर्च करोगे ना तभी जानोगे। यहाँ मैं तुम तब तक तुम सिक्की सिकाई खाते रहोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। कुछ सेक के खाया करो, तो कुछ है सर्च भी कर लिया करो। आता है इधर उधर से, फ्रेंड से आता है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं तो तुम्हारे पास सोशल मीडिया भरा पड़ा, उसका यूज करना सीख जाओ। और जितना तुम खुद अपने हाथ से सर्च कर करके लिखोगे ना जीके, उतनी तुम्हारी अवार्ड होती जाएगी। मेरा यहाँ कोई तुम्हें ये बताने का कोई औचित्य नहीं था, ना तुम मेरे से पूछते, ना तुम कहते भी मैडम आपने ये नहीं बताया 29 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है। ना बताती तो भी चलता ना। अरे मेरा तो चल ही जाता। मैं तो कहती मैं तो पोल्टी क्यों, पोल्टी कर लो तुम तो मांगा, चल ही जाता। परंतु मेरे बच्चों मैं तुम्हें ये लिंक करना क्यों सिखाती हूँ, ताकि तुम जब भी कोई भी चीजें पढ़ रहे हो तो तुम उस चीज को लिंक कर दो। अब स्टिक आया, पोल्टिक आया, तो उससे लिंक करना सीख जाओगे। और जब लिंक करना सीख गए एक चीज को दूसरी चीज से, तो तुम्हें ना इंटरेस्ट आने लग जाएगा पढ़ाई में। फिर तुम्हें ये नहीं होगा मेरे को जीके याद नहीं होती, याद नहीं होती मेरे बच्चों, किसी को याद नहीं होती। अब मैं ना बहुत सारी बातें तो मैं यहाँ जाऊंगी ना, अब रास्ते में याद आएगी, ये नहीं बताया मैंने बच्चों को, ये मेरे को याद था। तो ये चीजें करनी पड़ती है मेरे बच्चों। इस तरीके से तुम लिंक बनाओ, याद रह जाएगी। और 2-4 बार इसको देख लिया करो और खुद लिखने की कोशिश किया करो। हो सकता है मेरे से कोई बात छूट जाए और तुम्हें पता हो तो तुम ऐड कर लिया करो, कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले अपना काम सिद्ध करो, उसके बाद दोबारा देखेंगे किसी की हेल्प करने की। ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चों।